अच्छे से समझना हर एक प्रश्न का आंसर। और आजकल जो पैटर्न है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन भी दिया था, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन भी दिया था, ये वाला देख रहे हो पहला क्वेश्चन ये भी दिया था, तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सब कुछ है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट में मैंने आपको ये करवाया भी था नाउन में कि फ्लीट जो है ये होता है ग्रुप ऑफ शिप्स या प्लेन्स, याद है? तो इस हिसाब से ये तीनों ही ऑप्शन खत्म हो गए थे, यहाँ पे अपने आप ए आ गया था। जल्दी करने का तरीका बता रहा हूं, पूरा मैच करने की आवश्यकता थी नहीं। हर्ड जो होता है वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है, ठीक। दूसरा जो था क्वेश्चन, इसमें एंटोनिम ऑफ वेग पूछा था। वेग का मतलब होता है जो अनक्लियर हो। वेग जो शब्द है इसका मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। अब अस्पष्ट है तो उल्टा पूछा है तो क्लियर आ जाएगा। बाकी जो हैं वो इसके सिनोनिम हो सकते हैं। जो अस्पष्ट है वो भ्रमित करने वाला भी हो सकता है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। ऑब्सक्योर का मतलब भी धुंधला या अस्पष्ट होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। किसी में अगर आपको डाउट हो तो बोलना। थर्ड क्वेश्चन जो है ये इस बार एसएससी ने पूछा था। इस बार अगर आपने इस बार पेपर सोल्व किए हैं तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। कंफ्यूजन इसमें फुल है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि ए के बाद में डी आएगा, ये भी लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में देखो इसमें कहानी क्या है। ये कह रहा है कि मेरा जो सेंस था डायरेक्शन का, मतलब दिशा बोध मेरा बहुत ही अच्छा नहीं था। मुझे पता नहीं कि जाना कहाँ है, मुझे चीज़ों की लोकेशंस का नहीं पता। एंड एट फर्स्ट आई डिडंट नो वेयर वी वर गोइंग, और शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो अगर ये स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, तो सोच के देखो इस भ्रम की स्थिति से जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है उस पर क्या बीतेगी। ड्राइवर को जो तुम बताओगे ही नहीं कि चलना कहाँ है, कि कह रहे हो मुझे तो नहीं पता कहाँ जाना है, तो ये जो सिचुएशन है इसका रिएक्शन यहाँ है कि मेरे पास बैठा था रिक नाम का व्यक्ति, वो बिल्कुल शांत बैठा था, हालांकि टेंशन दिख रही थी। जो स्टीयरिंग पे उसके हाथ थे उसमें टेंशन दिख रही थी, हाथ कांप रहे थे उसके। तो ये सिचुएशन इसका ये रिलेट करो इससे, समझ में आ गई बात। ए के बाद सी आएगा। अब ए के बाद सी आएगा तो ए के बाद सी यहां है, बाकी किसी में नहीं है, तो काट दो, बात खत्म हो गई, आंसर आ गया। ये इस तरह से करने की कोशिश किया करो, पूरा देखोगे तो फिर टाइम लगेगा आपको। डी में दे रखा है कि नॉट अंटिल आई सॉ द लाइटेड बेल टावर ऑफ, ये तलाक के पाके जो शब्द है ना, ये मैक्सिको की एक सिटी का नाम है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है तलाक के पाके, ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन है। ये एक मैक्सिको की सिटी है। तो जब तक कि मैंने देखा नहीं एक लाइटेड जला हुआ बेल टावर इस जगह पे, तब मैंने रियलाइज हुआ कि हम कहाँ थे, तब जाके पता लगा। अब जैसे ही ये पहुंच गए तो ये उतर गए गाड़ी से, पार्क कर दी गाड़ी, तो बी लास्ट में आएगा, तो ऐसे आंसर आ गया। फिर नंबर 4 है द नेगोशिएशन स्टॉल्ड ड्यू टू अ लैक ऑफ एग्रीमेंट। स्टॉल जो है वो रोकने को बोलते हैं, रुकने को बोलते हैं। रुकना है तो केम टू अ स्टॉप या केम टू अ होल्ट भी हो सकता था, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इसका। फिर ही स्पिल्ड द बीन्स। स्पिल्ड द बीन्स, स्पिल का मतलब होता है बिखरना, छलकना। जैसे कोई लिक्विड आप लेके जाओ चाय के कप में, तो चाय बिखर गई, छलक गई, या पानी है, पानी के गिलास में से पानी छलक गया, उसको बोलते हैं। और बीन जो शब्द है, वैसे तो दाल को, अनाज को बीन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बीन जो है वो पुराने इंग्लिश से संबंधित है। इसमें बीन का मतलब होता था सीक्रेट वोटिंग, मतलब गुप्त मतदान, इसको बोलते थे बीन पहले वाली इंग्लिश में। तो ये वो वाला है कि पहले जो आपने सीक्रेट वोटिंग करी, जो आपने गुप्त मतदान किया, वो आपको दिख गया, वो छलक गया, वो सामने आ गया। इसका मतलब आपने रहस्य उजागर कर दिया, सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहा, तो आपका आंसर आ जाएगा रिवील्ड अ सीक्रेट, सी, ठीक है। अगला, अ केस और कवरिंग फॉर द ब्लेड ऑफ अ नाइफ, सोर्ड एटसेट्रा। इसमें दो सही हैं, स्कैबर्ड भी सही है और शीत भी सही है, लेकिन स्कैबर्ड की कहानी यूं है कि स्कैबर्ड केवल इसके लिए आ सकता है, तो डैगर, डैगर मतलब खंजर के लिए, जो कि बड़े आकार का होता है डैगर, और या फिर स्वॉर्ड के लिए आ सकता है। और जनरली लेदर का और वुडन कलर का ये एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं। और ये इजी टू कैरी नहीं होता, मतलब आसानी से इसको लेके घूम नहीं सकते। ये जो स्कैबर्ड है, ये जो शीत है, इसको तुम, ये छोटे जो नाइफ है चाकू के लिए, या तलवार का केस हो सकता है, तलवार की ब्लेड का केस हो सकता है, और इजी टू कैरी है, पोर्टेबल है ये। तो आपका जो आंसर इसमें पूछा था, अ कवरिंग फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ और स्वॉर्ड, इसलिए शीत आएगा, वरना तो स्कैबर्ड भी सही था। ये जो होल्स्टर है, ये गन की कवरिंग होती है। कभी देखते हो आपके ऐसे लोग गन लगाए भी घूमते हैं,
तो गन की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं, और ये सामान्य कवरिंग है किसी की भी, जैसे रिमोट की कवरिंग मान लो, रिमोट के ऊपर आपने कुछ लगा दिया, कीबोर्ड पे कुछ लगा दिया, तो वो केसिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा शीट। जहां पर भी लगे ना कि ये नहीं सर ऐसे क्यों नहीं हो सकता, वहां बोलना। अगला, ये मैंने जब नाउन पढ़ाया आप लोगों को तो उसमें बताया कि इन्फेंट्री जो है वो प्लूरल नाउन होती है। इन्फेंट्री अगर प्लूरल है तो ये हैव सही है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहां भी देयर सही है। यहां दो गलतियां हैं, ये गलत ये हो गया कि ये स्लैश जो है ना वो यहां ना होकर यहां होना चाहिए था, तो फिर क्या होता, इट के स्थान पे दे आता, इट के स्थान पे आता दे, एक तो ये, और दूसरा फिर वर आता, वॉज नहीं आता। इसका ट्रांसलेशन ये है कि जो पैदल सैनिक थे उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है। अब एक्चुअल में यहां पे हैव लॉस्ट भी गलती है ऐसे देखो तो, क्योंकि खो दिया है ये नहीं हो सकता, तो फिर इसका प्रश्न यो न बन के, मैंने हालांकि प्रश्न इसको बनाया इस तरीके से था, ये ऑप्शंस ठीक नहीं बैठे कि इनमें से कौन सा वो है जो सही है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैट में, बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके एसएससी में भी आते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा मल्टी एरर्स है, मतलब इसके अंदर एक गलती तो है ये कि यहां पे हेड आना चाहिए क्योंकि पास्ट की बात है, दूसरी गलती है ये कि इट के स्थान पे दे आना चाहिए, तीसरी गलती है ये कि यहां पे आना चाहिए वर। ठीक है, तो ये सब करते हुए फिर यहां पे आपका आंसर क्या आता कि कोई सा भी इसमें से ऑप्शन नहीं है, नन ऑप्शन आता है इसमें से, कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि सही है क्या सेंटेंस, सारे के सारे ही गलत थे सेंटेंस, एक एक गलतियां सबके अंदर थी। चलो कोई बात नहीं। अलास ही फेल्ड द एग्जाम, इसमें आपको बताना था कि ये जो अलास शब्द है, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा है इसमें कि अलास शब्द है इसका कौन सा वर्ड कैटेगरी है, तो वर्ड कैटेगरी इसकी है इंटरजेक्शन। ठीक है, ये बताया हुआ मैंने आपको। द जर्नलिस्ट एक्सप्रेस द सीमी साइड ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ड, जर्नलिस्ट ने कॉर्पोरेट वर्ड की सीमी साइड को एक्सपोज किया, तो यहां पे सीमी साइड का मतलब क्या है। अब सीमी साइड का मतलब देखो ऐसा है, ये जैसे आप कपड़े सिलते हो तो दो साइड होते हैं उसके, एक तो धागा दिखता है ऊपर से सिलाई करने, और एक उसी के जस्ट उल्टा करो तो धागा दिखता है कैसे। तब बताओ घटिया साइड कौन सी हुई, या कौन सी वो साइड है जो अच्छी नहीं लगेगी, जो उल्टा साइड है वो अच्छा नहीं दिखेगा, तो वो वाला है, वो छिपा हुआ रहता है ना, और वो अनप्लीजेंट साइड होती है, इसलिए बनता है हिडन अनप्लीजेंट एस्पेक्ट, छिपा हुआ अनप्लीजेंट पहलू। ये आपका आंसर आएगा बी। फिर है डैश ऑफ द टू ऑप्शंस इज करेक्ट, इसमें फिल इन द ब्लैंक में टू ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, टू ऑप्शंस है तो टू के लिए नन नहीं आता, नन टू से ज्यादा के लिए आता है। ये जब प्रोनाउन पढ़ते हो तब पढ़ते हो आप, और प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाम से एक पार्ट पढ़ते हो, उसमें आपको समझ में आता है कि ईदर का नीदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं, इनसे ज्यादा के लिए नन का प्रयोग करते हैं, या फिर एनी वन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे जो आपका दे रखा है टू, इसके लिए ये आएगा नहीं, या एवरी भी दो के लिए कभी नहीं आता, ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा। ऑल जो है वो सभी के लिए आता है, ये तो आपका एक ही आंसर बचा ईदर, ईदर का मतलब है दो में से एक, तो इन दो ऑप्शंस में से एक है वो करेक्ट है। ही कुड नॉट डैश द इंसल्ट, वो इंसल्ट को ये नहीं कर सका, एंड डिसाइडेड टू रिमेन डैश, और उसने तय किया कि वो ऐसा रहेगा, तो ही कुड नॉट, कुड मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आएगी, वो इंसल्ट को सहन नहीं कर सका, ऐसा अर्थ निकल रहा है। ये बेयर जो है ना ये वर्ब ही नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब तो है जो अनकवर्ड हो, जो नग्न हो, नेकिड हो, उसको बोलते हैं बेयर, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए। इन दो में से बचा तो बेयर, बेयर तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने वो इंसल्ट को सहन नहीं कर सका, और उसने तय किया कि वो क्या रहेगा, वो चुप रहेगा। चुप रहने के लिए ये आएगा शांत रहेगा, ये क्वाइट जो है ये बिल्कुल के अर्थ में आता है, एडवर्ब है, आपका आंसर आ जाएगा ए। इनमें से कॉलम्स मैच करने थे, वन वर्ड्स संबंधी थे, तो आपको थोड़ा उल्टा पढ़ना था इसमें कि एक नंबर जो इनकरीजिबल है, ये इनकरीजिबल वो होता है इसको ठीक नहीं कर सकते, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते, तो सी से जुड़ रहा है, एक में सी जो है वो इसमें है और इसमें है, इन दोनों को हटा दो। ठीक है, फिर पॉलीग्लॉट जो है वो सभी भाषाएं बोलने वाला, मतलब बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला, तो मैनी लैंग्वेजेस वाला आएगा, तो डी आएगा। डी केवल इसी में है पहले में, तो पहला आंसर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी इसमें। इस तरीके से करोगे तो टाइम बचेगा, और पूरा देखोगे फिर टाइम नहीं बचेगा। अगला, रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट्स डैश गुड हेल्थ, नियमित व्यायाम जो है वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए योगदान देता है, तो कंट्रीब्यूट के साथ में क्या लगता है, टू, कंट्रीब्यूट टू मतलब होता है योगदान देना। ये तो 13 तक, कुछ पूछना है क्या 13 तक? अगला, नेक्स्ट देखो, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट डैश यू क्लियर द इंटरव्यू,
यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट डैश यू क्लियर द इंटरव्यू। आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते यदि आप इंटरव्यू क्लियर नहीं करोगे, ये मतलब है। यदि नहीं के मीनिंग में यहां पे अनलेस आएगा। वेयर एज जो शब्द है ये कंजंक्शन है, इसका मतलब जबकि होता है, विरोधाभासी वाक्यों के लिए आता है। बेटर है वो एडजेक्टिव है, मतलब नहीं है इसका। और सो दैट ताकि है, ये पर्पस बताता है, उद्देश्य बताता है। आपका आंसर आएगा डी। अ लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स वर ब्लॉक्ड विदाउट गिव एनी प्रॉपर रीजन। अ लार्ज नंबर ऑफ वाले के साथ में प्लूरल वर्ब आती है तो वर दे रखा है इसमें, और यहां पे विदाउट प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी चाहिए आपको। प्रेपोजिशन बिना आईएनजी फॉर्म के नहीं लग सकता, ये मतलब इसको फॉलो किया जाता है आईएनजी वर्ब के द्वारा, तो इसलिए यहां पे गिविंग आएगा। गिविंग आएगा तो आपका आंसर जो है, जैसे ये ए है तो ये बी, तो बी आंसर आ जाएगा इसमें। नरेशन वाले सेंटेंसेस में ये जो इफ आई वर यू है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ते हैं आप। और हाँ है भाई, 15 में बी आएगा। हाँ, गिविंग विदाउट गिविंग एनी रीजन। मैंने कुछ गलत बता दिया क्या? डी बताया था क्या पहले? बी फॉर बुक बताया था ना। अगला, ये वर यू सही है, यहां पे इसको तो चेंज कर नहीं सकते, हाइपोथेटिकल कंडीशन है ये। आपने अगर वर्ब को हैड बीन में चेंज कर दिया तो गलत है। सामान्य वाक्य जो होते हैं उसमें वर्ब को हैड बीन में चेंज करना होता है, तो ये वर्ब तो चेंज होगा नहीं। वर्ब चेंज नहीं होगा तो फिर यहां पे वर्ब का वर्ब रखो, तो पहले वाला सेंटेंस गलत, यहां पे इज दे रखा है। सेकंड वाला सेंटेंस देखो हैड बीन दे रखा है तो गलत। थर्ड वाले में वर है और फोर्थ वाले में वर है। अब प्रॉब्लम आगे वाली देखो, आगे यहां पे हैज दे रखा है, ये चेंज होगा, हैड होगा। इसमें भी हैड है और इसमें भी हैड है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने कर दिया एडवाइज्ड। एडवाइज्ड वाले सेंटेंसेस के अंदर हम टू लगा के करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस होता तो अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है नहीं तो सेड का सेड रहेगा, आपका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ग्लोबल पावर्स मस्ट परस्यूड इजराइल टू एंड इट रेकलेस वॉर। ग्लोबल पावर्स जो हैं, वैश्विक शक्तियां हैं, उनको जरूर से जरूर मनाना चाहिए इजराइल को कि वो अपना अंधाधुंध युद्ध को खत्म करे। रेकलेस का मतलब होता है अंधाधुंध, मतलब केयरलेस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे इजराइल अपना युद्ध खत्म करे, तो इजराइल का अपना होगा इट्स। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेगा, यहां पे इट्स लगेगा, तो आपका आंसर जो है वो ये आएगा, एंड इट्स रेकलेस वॉर। फिर नंबर 18 कह रहा है द कमिटी हैज बीन रिव्यूइंग द प्रपोजल। इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं मिला आपको, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस था, वैसे पढ़ के तो समझ में आ ही गया होगा। इसमें द कमिटी हैज बीन रिन्यूइंग द प्रपोजल फॉर मंथ्स एंड विल अनाउंस इट्स डिसीजन सून। तो वैसे तो इसका चारों ही आंसर गलत आपके हिसाब से, तो क्योंकि आप लोगों ने तो इतना ही पढ़ रखा है कि 8 टेंस का पैसिव बनता है, 8 का बनेगा, तो फिर चारों ही गलत हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, 4 जो और हैं उनका भी पैसिव बनता है, और जहां जहां मैन वर्ब में आईएनजी लगता है उसका पैसिव बीइंग लगा के बनता है। इस बार ऐसा प्रश्न भी आया था, बीइंग लगा के बनेगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आपका आंसर ये आ गया, हैज बीन बीइंग आएगा। ठीक है, अगला, अब ये क्लोज टेस्ट था, ये क्लोज टेस्ट भी इस बार पूछा गया था। तो देखो क्लोज टेस्ट में कह रहा है कि चाइल्ड प्रोडिजीज, प्रोडिजी जो होते हैं विलक्षण बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, जिन बच्चों में इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, जिनमें बुद्धि ज्यादा शार्प होती है, उसको प्रोडिजी बोलते हैं। तो चाइल्ड प्रोडिजी जो हैं वो आर अ मिरेक्युलस कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, वो बच्चों की चमत्कारिक कैटेगरी है। ये जो कैटेगरी है ये बच्चों की चमत्कारिक कैटेगरी है। चमत्कारिक कैटेगरी का मतलब हो गया कि ये थोड़ा सा अलग है। दैट डैश, अब दैट किसके लिए आ रहा है, इन बच्चों के लिए आ रहा है, इन बच्चों के लिए आ रहा है, और ये आर जो है प्रेजेंट की बात कर रहा है। इसको अगर समझ जाते हैं आप तो आपको समझ में आता है कि ऑप्शन जो है वो प्रेजेंट वाला आएगा, और चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए आएगा। तो ये देखो एक वचन के लिए आ रहा है, ये एक वचन के लिए आ रहा है, ये पास्ट के लिए आ रहा है, तो ये प्रेजेंट के लिए और प्लूरल आ गया, आर आ जाएगा। एक बात, बेस्टोव्ड का मतलब होता है प्रदान करना, तो जिन्हें की प्रदान किया जाता है या जिन्हें क्या बोलते हैं, नवाजा जाता है, ऐसा समझ लो। विद अनडाइंग अटेंशन, मतलब इनको बहुत ज्यादा ध्यान मिलता है, अटेंशन खूब मिलता है इन बच्चों को। बिकॉज ऑफ देयर एक्सेप्शनल स्किल्स, क्यों मिलता है, उनकी अद्भुत क्षमताओं के कारण। इन एवरी डोमेन ऑफ देयर करिकुला, करिकुला का मतलब पाठ्यक्रम होता है ना। तो करिकुलम का प्लूरल है, ये भी मैंने नाउन पढ़ा है तब बताया आपको कि करिकुलम में यूएम आता है, जैसे तो मैंने एजेंडम डिक्टम वो वाले, तो यूएम को हटा के ए लगा दिया, करिकुलम प्लूरल बन गया। तो ये कह रहा है कि भाई इनको अनडाइंग अटेंशन मिलता है क्योंकि उनमें एक्सेप्शनल स्किल्स होती हैं,
किस में, हर एक क्षेत्र में जो भी पाठ्यक्रम पढ़ते हैं उसमें, व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं ऑफ डैश चेंजेस इन सोसाइटी, जब भी हम बात करते हैं समाज में ऐसे बदलावों की, वी ग्रांट इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम इन बदलावों की जिम्मेदारी डाल देते हैं चाइल्ड प्रोडिजी, जो विलक्षण क्षमता के बच्चे हैं उन पर। सोच के देखो, समाज में लाना है बदलाव, और बदलाव लाना जिम्मेदारी सौंप रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव लाओगे, उसकी जिम्मेदारी सौंप रहे हो। तो अच्छे बदलाव के लिए देखो, फॉरगॉटन का मतलब आ सकता है क्या, फॉरगॉटन जिन्हें भुला दिया गया हो, मतलब ही नहीं है ये तो। ऑर्डिनरी सामान्य हो गया, नहीं आएगा। प्रोफेशनल पेशेवर हो गया। रिमार्केबल अद्भुत हो गया, तो अद्भुत बदलाव, शानदार बदलाव, आपका आंसर आ जाएगा रिमार्केबल। अगला, अगले ऑप्शन ने कंफ्यूज किया होगा आपको। आगे कह रहा है ये डैश दीज आर चिल्ड्रन। अब यहां पे वो चीज आएगी जो कि दो यहां पे वो है क्लोज, ये बच्चे जो हैं, दीज आर चिल्ड्रन हु थ्राइव एवरीवेयर। थ्राइव मतलब होता पनपना। ये वो बच्चे हैं जो कि हर जगह पनपते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। देयर पेरेंट्स आर ओवरजॉयड, उनके पेरेंट्स बहुत खुश रहते हैं। व्हेन दे विन द लॉटरी, जब ये लॉटरी जीतते हैं। एंड देयर पीयर्स आर एनवियस ऑफ देम, और उनके जो साथी बच्चे हैं, उनके साथ पढ़ने वाले, उनके समकक्ष जो बच्चे हैं, वो ईर्ष्या करते हैं उनसे। रिसर्च शोज दैट, रिसर्च दिखाती है कि यंग प्रोडिजीज रेयरली गो ऑन टू चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब देखो, यहां जो बात दे रखी है ना, ये वाली बात है नेगेटिव, और ऊपर बात दे रखी है वो बात है पॉजिटिव। तो जब दो विरोधाभासी चीजें हैं, इसके लिए यहां पे वो चीज जोड़ो, वो कंजंक्शन जोड़ो जो विरोधाभास दर्शाए। विरोधाभास के लिए यहां पे कंजंक्शन दे रखा था आपको नॉनदलेस, ये कंजंक्शन दे रखा था नॉनदलेस। नॉनदलेस का मतलब फिर भी होता है, और नॉनदलेस का मतलब हालांकि भी होता है। कभी आप इसके सिनोनिम्स देखोगे तो उस सिनोनिम में आपको हाउ एवर भी मिलेगा। तो ये यहां पे हाउ एवर के मीनिंग में आ रहा है, तो हाउ एवर के मीनिंग में आ रहा है, तो आपका आंसर जो है वो नॉनदलेस आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये कह रहा है हालांकि ये बच्चे जो हैं वो हर क्षेत्र में ही प्रॉस्पर होते हैं, थ्राइव करते हैं, उनके पेरेंट्स भी खुश होते हैं जब वो लॉटरी जीतते हैं, उनके समकक्ष बच्चे उनसे ईर्ष्या करते हैं। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि ये जो छोटे बच्चे हैं, ये बहुत ही कम ऐसा होता है कि इतिहास बदल देते हों। तो नेगेटिव बात कर दी इसने। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट मैनी ऑफ हिस्ट्रीज मोस्ट डैश एंड इंपॉर्टेंट फिगर्स, तो कह रहा है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बहुत सारे इतिहास के सबसे ज्यादा ये और महत्वपूर्ण जो हस्तियां हैं वो विशेष करके टैलेंटेड नहीं थी बचपन में, बच्चे जब थे टैलेंटेड नहीं थे। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट मैनी ऑफ हिस्ट्रीज मोस्ट के बाद में देखो नोटेबल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। लेम का मतलब तो विकलांग के लिए, इनकैपेसिटेटेड के लिए आता है, लंगड़े व्यक्ति के लिए आता है, रिसर्चर अनुसंधानकर्ता के लिए आता है। डम का मतलब गूंगा भी होता है, स्टूपिड भी होता है। डम का मतलब स्टूपिड भी होता है, स्टूपिड मोरन, और डम का मतलब गूंगा भी होता है। तो आपका जो आंसर है यहां पे, ये दो तो वैसे कट गए, बचे दो। इन दो में से रिसर्चर लगा नहीं सकते क्योंकि आपको वहां पे एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि मोस्ट दे रखा था, सबसे ज्यादा क्या, वो एडजेक्टिव लग के फिर आगे नाउन लगे, तो नाउन लगे एडजेक्टिव लग के, तो नोटेबल शब्द बचा, तो नोटेबल लग जाएगा। क्योंकि देखो यहां पे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, यहां पर भी एक एडजेक्टिव आएगा, और ये दोनों एडजेक्टिव मिलकर जो है ना इस नाउन के लिए आएंगे, इन हस्तियों के लिए, तो नोटेबल फिगर्स के लिए आएगा। आगे क्या कह रहा है? अब आगे वाली लाइन जो है वो आपको तब आए जब आपको पता हो इस फ्रेज का, क्योंकि एसएससी ने इस बार ऐसी भी कोशिश करी है, कुछ ऐसी चीजें दी जिसके अंदर सटीक जो पढ़ रखा है किसी ने कुछ वहीं से कर सकता था। टू पैराफ्रेज, पैराफ्रेज का मतलब होता है रीफ्रेज करना, किसी की कही गई बातों को दोबारा से बोलना। अगर आप टी.एस. एलियट नाम का एक व्यक्ति था, उसकी बातों को फिर से कहोगे तो उसने कहा था कि देयर करियर्स टेंड टू एंड नॉट विद अ बैंग, कि उनका जो करियर है, इन छोटे बच्चों का जो बहुत ही जीनियस टाइप के होते हैं, इनकी प्रवृत्ति होती है कि इनका करियर जो है वो कोई धड़ाम से ऐसे एंड नहीं होता। बैंक का मतलब बड़ी सक्सेस नहीं मिलती इनको, बल्कि ये धीमे धीमे निराशाजनक एंड होता है। एक वर्ड होता है एंटी क्लाइमेटिक, एंटी क्लाइमेटिक, इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। अगर कोई चीज का एंड डिसअपॉइंटिंग तरीके से हो उसको बोलते हैं एंटी क्लाइमेक्टिक। उसी के लिए एक वर्ड दे रखा था विम्पर। विम्पर का वैसे तो रिरियाना होता है, धीमी धीमी आवाज में बच्चे के रोने को बोलते हैं विम्पर, लेकिन यहां पे रिरियाना अर्थ नहीं। इस पूरी फ्रेज का अगर आप गूगल करोगे, इसको, इस पूरी फ्रेज को पढ़ोगे तो इसका अर्थ निकलेगा कि इन बच्चों का जो करियर का एंड है
वो कोई बहुत बड़ी सफलता से नहीं होता बल्कि निराशाजनक एंड होता है, तो इसलिए वहां पे विम्पर शब्द आएगा। बाकी बचे तो 3-4 ऑप्शन थे इसमें, उसमें रिकॉन्साइल जो शब्द है उसका मतलब तो होता है सामंजस्य बनाना, तालमेल बिठाना। एक शब्द है इम्पैल्पेबल, इसका मतलब होता है जिसको स्पर्श नहीं कर सकते हो, जिसको छू नहीं सकते, नोटिस नहीं कर सकते। इनडोमिटेबल का मतलब होता है इनविंसिबल, अजय, जिसको कि जीता ना जा सके, पराजित ना किया जा सके, तो आपका आंसर आ जाएगा विम्पर। बाकी 2 ऑप्शन बचे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये बड़ा आसान सा था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स में वन को देखकर वर्ब लगेगी तो हैव प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, अपने आप ही एक वचन आ जाएगा हैज। और एक लास्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है मौसम की चपेट में आना, और मौसम की चपेट में आने का मतलब है बीमार होना, फीलिंग इल आएगा।